आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। किस जाति से हैं नेपाल की नई पीएम? सुशीला कार्की नेपाल में कितनी ताकतवर? भारत से जुड़ा कैसा गहरा रिश्ता? सुशीला कार्की, जो हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी, उनकी जातीय पृष्ठभूमि और भारत से जुड़ाव आज राजनीति और जनचर्चा का विषय बना है। उनका जन्म 1952 में नेपाल के पूर्वी झापा जिले में एक साधारण किसान परिवार में हुआ और वे क्षेत्रीय जाति से आती हैं, जो नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है और पारंपरिक रूप से क्षत्रिय यानी कि शासक और योद्धा वर्ग से जुड़ा है। क्षेत्रीय समुदाय ने नेपाल के सैन्य, प्रशासनिक और शाही इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन शीर्ष राजनीतिक पदों पर इस समुदाय का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा। इसलिए सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना इस समुदाय के लिए गर्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। उनके परिवार को स्थानीय समाज में सम्मान प्राप्त रहा, परंतु उनकी असली पहचान उनकी शिक्षा और न्यायिक करियर से बनी। उन्होंने 1972 में महेंद्र मोरंग कैंपस से बीए और फिर भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू से 1975 में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, जो कि उनके भारत से गहरे संबंध की पहली कड़ी है। बीएचयू में अध्ययन के दौरान उन्होंने भारतीय लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और विचारधारा को नजदीक से समझा, जिसने उनके सोचने के तरीके को प्रभावित किया और आगे चलकर एक निष्पक्ष, सख्त और न्यायप्रिय न्यायाधीश के रूप में वे स्थापित हुईं। भारत से उनका रिश्ता केवल शैक्षिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक स्तर पर गहरा रहा। उनके परिवार का संबंध नेपाल के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के परिवार से रहा, जो स्वयं वाराणसी में पढ़े थे और भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों से गहरा जुड़ाव रखते थे। सुशीला कार्की की माता ने नृत्य की शिक्षा बीपी कोइराला की पत्नी सुशीला कोइराला से ली, जिससे ये सांस्कृतिक रिश्ता और भी सुदृढ़ होता है। भारत में शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के कारण कार्की की सोच भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही और यही कारण है कि भारत के नीति निर्माताओं की नजरें अब नेपाल में हुए इस सत्ता परिवर्तन और कार्की के नेतृत्व पर टिकी है। सुशीला कार्की की छवि 2016-17 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में उभरी, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक फैसले लिए, जैसे कि मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को जेल भेजना, जिससे जनता में उनकी ईमानदार और निर्भीक छवि बनी। उस दौर में जब माओवादी और नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की, तब जनता और न्यायपालिका के विरोध ने उन्हें मजबूती दी और इसने कार्की को जननेता के रूप में स्थापित किया। 12 सितंबर को जब जनजी आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी और देश में अस्थिरता फैली, तब सेना और युवाओं के समर्थन से सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनका नेतृत्व अब नेपाल में एक नई उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन गया, जहां जातीय प्रतिनिधित्व, न्यायिक सख्ती, युवा समर्थन और भारत से ऐतिहासिक रिश्ता, इन सभी तत्वों का संगम देखने को मिला।